हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम वर्ग 18 के तत्व पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 7 चल रहा है और पी ब्लॉक के तत्व हमारे चल रहे हैं। वर्ग 18 के तत्व हमारे इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। बिल्कुल आपने किसी भी तरीके का, आप नीट के क्वेश्चन भी, आप अगर कंसेप्ट आपने सही से समझे हैं, नीट के कर लो, जेई के कर लो, किसी के भी क्वेश्चन, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज, वे आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें करने में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले आपको अल्ट्रा हेलोजन कंपाउंड पढ़ाए थे और वीएसईपीआर थ्योरी द्वारा ये क्वेश्चन भी नीचे आपने देखा था। यौगिक आपने पढ़े थे, इंपोर्टेंट था। हेलोजन के ऑक्सो अम्ल आपने पढ़े थे, उससे पहले एचसीएल आपने पढ़ा था। ये सारी की सारी चीजें आप अब तक पढ़ चुके हैं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। समूह 18 जो है वो हमारा निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, या उत्कृष्ट गैस जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कुछ कंपाउंड बनाएंगे, मतलब अक्रिय है, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड बना रहे हैं। बस वही चीज इंपॉर्टेंट है और वही हमें आज पढ़नी है। तो मैं शुरू करता हूं वर्ग 18 के तत्व। तो वर्ग 18 के तत्व ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। वर्ग 18 में 6 तत्व हैं: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सारे तत्व आपको पता होने चाहिए। कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन तथा रेडॉन। ये सारे तत्व के नाम पता होने चाहिए। ये सभी गैसें हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय हैं। ये बहुत कम यौगिक बनाते हैं, इसी कारण इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि क्यों इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, बहुत कम यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण हम इन्हें क्या, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं उनकी उपलब्धता। उपलब्धता के बारे में, रेडॉन के अतिरिक्त अन्य उत्कृष्ट गैसें सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि रेडॉन के अतिरिक्त कौन सी गैसें हैं जो सारी, या कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चलते हैं। आयतन के अनुसार इनकी शुष्क वायु में बहुलता लगभग 1% है, जिसकी आर्गन एक प्रमुख अवयव है। हीलियम तथा कभी कभी नियोन रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिजों में पाए जाते हैं, जैसे पिचब्लेंड, मैग्नेटाइट, क्वालिवाइट। हीलियम का एक मुख्य औद्योगिक स्रोत प्राकृतिक गैस है। तो ये पूछा जाता है कई बार कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, आपको औद्योगिक प्राकृतिक गैस है। जीनोन तथा रेडॉन इस वर्ग के दुर्लभतम तत्व हैं। तो जीनोन और रेडॉन आसानी से नहीं मिलते। रेडियम के विघटन के उत्पाद के तरह रेडॉन प्राप्त होता है। तो ये रेडियम का आपने विघटन कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेडियम का विघटन करने के बाद आपको ये रेडियम और हीलियम, ये दोनों चीज मिल रही है। वर्ग 18 के तत्वों के परमाणविक भौतिक गुण तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, सारणी में दिए गए हैं। तो ये सारणी पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक: हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, 36, 54, 86। तो ये परमाणु क्रमांक आपको सामने दिखाई दे गए इन सबके। तो ये सारे इनके क्या है, परमाणु क्रमांक। आगे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान: 4, हीलियम का, नियोन का 20, आर्गन का 39, क्रिप्टन का 83, जीनॉन का 131 और रेडॉन का 222। तो रेडॉन हमारा काफी कम यूज करेंगे हम, क्योंकि वो एक हमारा ऐसा कंपाउंड है जो कि आपको कहां पे मिल रहा है, जो कि आपको विघटन में मिल रहा है। और विघटन करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये रेडियोधर्मी है, और रेडियोधर्मी के हम पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आपको 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6 ये आपको दिखाई दे रहा है। परमाणु त्रिज्या का मान आप देख रहे हैं कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है। आयन एंथैल्पी का मान समूह में ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। तो ये हम याद नहीं करेंगे, हम जो है ये जो ऊपर के मैंने मार्क करे परमाणु त्रिज्या वगैरह, ये आप याद कर सकते हैं। याद का मतलब बस इसे ये याद कर सकते हैं कि घट रही है या बढ़ रही है। ये छोटी सी चीज है। आयन एंथैल्पी का मान भी आप घटते क्रम में याद रख सकते हैं कि घट रहा है समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो ऊपर ही दे रखा था इन्होंने, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसों का नाम क्यों दिया जाता है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि इनके संयोजकता कोश में पूर्ण भरित कक्ष होते हैं और कुछ तत्वों के साथ यह अभिक्रिया करते हैं, सारे तत्वों के साथ अभिक्रिया भी नहीं करते, जिनके कारण हमने क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं तो हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है, जो कि हीलियम के लिए 1s2 है। उत्कृष्ट गैसों के बहुत से गुण जिनमें अक्रिय प्रकृति शामिल है, इन्हें समवर्त कोश संरचना के कारण होती है। समवर्त कोश संरचना मतलब ये आपस में जो है आपके देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका भरा हुआ है, सारे ऑर्बिटल इनके भरे हुए हैं और पूर्ण भरित कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, तो ये अभिक्रिया तो करेंगे ही नहीं, ये चीज यहाँ पे हमें पता लग जाती है। आयरन एंथैल्पी, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण गैसों में आयरन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है, जबकि परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आयरन एंथैल्पी का मान कम हुए ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ वर्ग में नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो परमाणु त्रिज्या आपने ऊपर पढ़ी है कि वृद्धि हो रही है, ये रही परमाणु त्रिज्या, ये देखिए परमाणु त्रिज्या पहले यहां से बढ़नी शुरू हो गई है तो हमें दिखाई दे रही है। चलते आगे। उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती। भाई आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरित कक्ष है तो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका मान धनात्मक होता है। भौतिक गुण, सभी उत्कृष्ट गैसें परमाण्विक होती है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। जल में अल्प विलय होती है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक निम्न होते हैं। इसलिए इन तत्वों में एकमात्र अंतरा परमाणु अन्योन्य क्रिया दुर्लभ परिक्षेपण बल के कारण होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ तक के कारण होती है। हीलियम में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले साधारणतः पदार्थ किसी के जैसे कि रबर, कांच, प्लास्टिक में विशेष होने के असामान्य गुण पाया जाता है। तो ये भौतिक गुण कभी कभी वो पूछ सकता है, ज्यादातर वो यही तक पूछता है कि गैसों की रंगीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है या नहीं है, ये चीजें पूछता है। तो आगे चलते हैं। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम क्यों होता है? तो हम पढ़ते हैं उत्कृष्ट गैसें परमाण्विक होने के कारण दुर्बल परिक्षेपण बल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अंतरा परमाणु बल कार्यरत नहीं होते। इसलिए अब आप ये बता दोगे कि इसके अंदर जो है दुर्बल परिक्षेपण बल ही होते हैं, जिसके कारण और कोई बल इनके अंदर नहीं पाया जाता और जिसके कारण इनका क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। आगे चलते हैं। तो यहां तक आपने भौतिक गुण सारे पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको रासायनिक गुण के बारे में बता देता हूं आगे चल के, कि सामान्यतः उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता निम्न कारणों से दिए जा सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कोश का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है। तो ये चीज आपको पता लग गई, हीलियम का 1s2 होता है, बाकी सबका जो है क्या होता है, NH2 NP6। इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। यही चीज आपने ऊपर भी पढ़ी है, लेकिन आप दोबारा से मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक ये भी कि आप हीलियम के अतिरिक्त उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तो बाकी सबका क्या होता है, NH2 NP6। इनकी खोज के समय ही इनकी सक्रियता बार बार परखी जाती रही, परंतु इनके यौगिक बनने के सभी प्रयास काफी समय तक असफल रहे। मार्च 1962 में नील वर्टब्लेट ने, जो कि उस समय ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे, एक उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता परीक्षित की। उन्होंने पहले एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया जिसे O2P2F6 सूत्र से दर्शाया जाता है और अनुभव किया कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनीन एंथैल्पी जीनोन के लगभग बराबर है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कहाँ है, कि इन्होंने जीनोन के कंपाउंड खोज लिए और उनके बारे में बात करें कि जीनोन के कौन कौन से जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन तत्वों के साथ संश्लेषित की गए उन यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं। क्रिप्टोन के बहुत कम यौगिक ज्ञात हैं। केवल क्रिप्टोन डाइक्लोराइड का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता गया है। रेडॉन के यौगिकों का पृथक्करण नहीं हो पाया है, परंतु इनकी पहचान रेडियो अनुज्ञापक रेडियो ट्रेसर तकनीक द्वारा की गई है। आर्गन, नियोन, हीलियम का कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं हुआ है। तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से ज्ञात है और कौन कौन से ज्ञात नहीं है। तो क्रिप्टेन डाइक्लोराइड का विस्तृत अध्ययन किया गया है और रेडॉन के यौगिकों को प्रयोग हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, पृथक्करण नहीं कर पाए हैं, परंतु इनकी पहचान रेडियो अनुज्ञापक रेडियो ट्रेसर द्वारा की जा चुकी है। तो अब हम पढ़ते हैं जीनोन के फ्लोराइड के साथ कंपाउंड। ये छोटा सा देखो, बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, हम इसे आज ही कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो पढ़ते हैं। अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों से प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा जीनोन 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि कौन कौन से, जीनोन डाइक्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड और जीनोन हेक्साक्लोराइड, ये सारे हमें बनते बनते दिखाई दे रहे हैं। अब आता क्या है, आता यह है कि इनकी अभिक्रिया आ जाती है कि XeF2
673 और 1 बार के प्रेशर पे XeF2 बनाता है। तो ये बिल्कुल ताप और दाब सब चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए। जीनोन लिख के मैं ऊपर यहाँ पे चलते हैं। जीनोन 2F2 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर पे XeF4 बनाता है, जिसमें 1:5 का अनुपात लिया हुआ है। Xe3F2 573 केल्विन 770 पे XeF6 बनाता है। तो ये सारे के सारे आपने बना दिए हैं। आगे चलते हैं। XeF6 को XeF4 तथा O2F2 की 143 ताप पर अन्य क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो XeF2 O2F2 के साथ एक देखेंगे तो क्या बनाएगा हमारा XeF6। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से आपने जो कंपाउंड बनाने सीखे हैं यही आ जाते हैं कई बार। तो आगे पढ़ते हैं कि XeF2 XeF4 एक रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो कि 298 केल्विन ताप पर आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाता है। यह प्रबल फ्लोरीकरण कर्मक है। लेश मात्र जलते भी इसका अपघटन आसानी से हो जाता है। उदाहरणार्थ XeF2 के जल अपघटन से XeHF। तो आप XeF2 का यहाँ पे जल अपघटन करेंगे तो क्या देखते हैं XeHF और O2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम इनका क्या करने वाले हैं, हम इनकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी हम वो करेंगे, बात करेंगे कि जीनोन के 3 फ्लोराइड की संरचना व्युत्पत्ति वेस्पर सिद्धांत के आधार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जिसे हम बोलते हैं उसके अनुसार की जा सकती है। तो XeF2 तथा XeF4 की संरचना रैखिक वर्ग समतलीय और 7 युग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, आबंध एकाकी युगल होता है। तो ये सारी जो है आपको ये याद नहीं करने, आपको केवल इनकी संरचना याद करनी है। अतः इनकी संरचना विकृत अष्टफली होती है। ऐसी संरचना यहाँ पे दे रखी है। तो मैं उनकी संरचना पे आता हूँ और संरचना आप पढ़ते हैं यहाँ पे। XeF2 की देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म आपको दिखाई दे रहे हैं और XeF की रेखीय है। XeF4 की वर्ग समतलीय यहाँ पे 2 युग्म दिखाई दे रहे हैं। XeF6 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 युग्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे XeOF4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। XeO3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी संरचना क्या है, पिरामिड है। तो ये सारी संरचना कई बार आई हुई है पेपर में, इन्हें आप बिल्कुल भी ना छोड़े। इतनी बार आई हुई है ये कि हर साल एग्जाम में ये जरूर आ जाती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जीनोन ऑक्सीजन के, क्योंकि हमने XeO3 के बारे में पढ़ा है तो जीनोन ऑक्सीजन के कंपाउंड भी पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे। तो XeF4 तथा XeF6 के जल अपघटन से XeO3 प्राप्त होता है। तो ये चीज हो गया XeO3। आगे चलते हैं। XeF4 12H2O, XeO3 और 14HF 3O2। तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे XeO3 बना लिया, हमें जो चाहिए वो बना लिया। आगे चलता है XeF6 3H2O, यहाँ पे भी हमने क्या बना लिया जो हमें चाहिए XeO3। बस ये यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आपने XeO3, XeOF4 और XeOF2 ये सारी अभिक्रिया जो है आप इसमें आसानी से कर सकते हैं, सारी अभिक्रियाएं हैं। तो आप पढ़ते हैं XeO3 एक रंगीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है जिसकी संरचना पिरामिडी है। तो पिरामिडी संरचना आपने नीचे देख ली है। XeOF4 एक वाष्पीय द्रव्य है जिनकी संरचना वर्ग समतलीय है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने सारी की सारी ये करी ली है अभिक्रिया। और जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्या XeF6 का जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? नहीं, जल अपघटन के उत्पाद थे XeO4 और XeO2F2 है जिनके सभी तत्वों से ऑक्सीकरण अवस्था अभिक्रिया पहले की अवस्था के समान ही है। तो इसलिए कोई यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। उपयोग के बारे में बात करें तो हीलियम ज्वलनशील तथा हल्की गैस है। आपने गुब्बारे के अंदर जो गुब्बारे उड़ने वाले होते हैं गुब्बारे, उनके अंदर जो है कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। तो ये चीज मैं बता दूं। अतः इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारे भरने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में भी किया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस शीतित की रिएक्टरों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। द्रव हीलियम को निम्न ताप पर संचालित प्रयोगों के निम्न तापीकरण रूप के उपयोग में किया जाता है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि निम्न तापकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य हीलियम का उपयोग अतिचालक चुंबक को उत्पन्न करने तथा कायम करने के लिए किया जाता है, जो कि आधुनिक NMR स्पेक्ट्रोमीटर तथा आधुनिक चिकित्सा निदान में होता है। अनुनाद प्रतिबिंब MRI तंत्र के मुख्य अवयव हैं। तो आपको अगर NMR की बात करो या MRI करवाने जाते हैं तो वहां पे हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में यह ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग की जाती है क्योंकि इसकी रत्न विलेयता बहुत कम है। तो अगर आपको बता दूं कि गोताखोर ऑक्सीजन जो लेके जाते हैं, जो
समुद्र के अंदर जो जाते हैं तो वहां पे उसके अंदर हीलियम गैस ही भरी होती है। ऊपर मैंने पहले ही बताया था ऑक्सीजन की जब चल रही थी हमारी कि कौन कौन से लेके वो जमीन के अंदर जाते हैं, जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे इसके साथ साथ भी ये जाती है क्योंकि ये हल्की गैस होती है। नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। नियोन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में भी किया जाता है। तो ये भी ट्यूब में। आर्गन का उपयोग उच्च धातु कर्मीय प्रकरणों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये भी आ जाता है अक्रिय वातावरण करने के लिए। अब आपको बताइए वेल्डिंग में या विद्युत बल्ब में इसका काम होता है, अब तो सबको मालूम ही है। जीनोन तथा क्रिप्टोन का कोई विशेष उपयोग नहीं है, इनको उपयोग विशेष अवसरों पर बनाए गए बल्बों में किया जाता है। तो ये जो बल्ब चमकने वाले होते हैं विशेष अवसरों वाले, इनमें किया जाता है जीनोन का। तो पाठ्य चिन्हित प्रश्न की बात करें तो हीलियम गोताखोरी में क्यों उपयोग होता है, क्योंकि हल्की गैस है। निम्न के समीकरण को संतुलित आप कर देंगे। रेडोन का रासायनिक अध्ययन करना क्यों कठिन है, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका जो है आप ज्यादा अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये जो सारा आपने पढ़ा है इसका सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है और अभ्यास प्रश्न आप करके देख सकते हैं। एक एक अभ्यास प्रश्न आपको जो है बुक से ही मिल जाएगा। परमाणु देखो पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी ही पढ़ाए हुए से आपको मिल जाएंगे। 34 क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि 34 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन जो है इसमें से बुक से ना मिले आपको। तो आपका यही चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं इसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वो डी ब्लॉक के तत्व पढ़ाने वाला हूं। तो डी ब्लॉक के तत्व हम अब शुरू करेंगे। इसके बाद आप इसके सारे चैप्टर के क्वेश्चन करके रख लें, आसानी से हो जाएंगे। और उसके बाद डी ब्लॉक पढ़ने में कितना मजा आएगा वो आप देख ही लेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक इससे भी बहुत सारा रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लिसनिंग केयरफुली। सारे लिंक आप देखें, सारी वीडियो आप देखें, क्वेश्चन करके देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। थैंक यू सो मच।